नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। देखिए, मराठा इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में अच्छों को उलझा देता है। इसीलिए आज का हमारा ये सेशन एक अल्टीमेट हाई इंटेंसिटी क्रैश कोर्स होने वाला है। हमारा सीधा फोकस उन की फैक्ट्स और कंफ्यूजन्स पर होगा जहां अक्सर गलतियां होती हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मराठा साम्राज्य के उदय से जुड़ी डिबेट्स के साथ, फिर कुछ सबसे क्रिटिकल युद्धों की टाइमलाइन देखेंगे। इसके बाद हम पुरंदर की संधि, अष्टप्रधान परिषद के जटिल ढांचे और आखिर में उनके एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स सिस्टम को डिकोड करेंगे। काफी कुछ है कवर करने को, तो फोकस बनाए रखिएगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है मराठा शक्ति के उदय पर इतिहासकारों की अलग अलग राय। ये काफी इंटरेस्टिंग है। आखिर मराठा पावर अचानक से इतनी मजबूत कैसे हो गई? इस पर इतिहासकारों में काफी तीखी बहस होती है। एक तरफ है जेम्स ग्रांट डफ, जो अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द मराठा में इसे एक स्पॉन्टेनियस फायर या आकस्मिक अग्निकांड मानते हैं। मतलब बस अचानक से एक चिंगारी उठी और सब तरफ फैल गई। वहीं आंद्रे विंग की थ्योरी थोड़ी अलग है। वो इसे फितना यानी एक तरह के राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। एग्जाम्स में ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में अक्सर पूछा जाता है, तो इन दोनों व्यूज को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। और जब हम इतिहासकारों की बात कर ही रहे हैं, तो जदुनाथ सरकार जी को कैसे भूल सकते हैं? उनकी लिखी इन 4 किताबों के नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। शिवाजी एंड हिज टाइम्स, द हाउस ऑफ शिवाजी, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर और हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। ये समझ लीजिए कि ये नाम एग्जाम्स के फेवरेट टारगेट्स हैं। इन्हें अपने नोट्स में तुरंत हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अब थ्योरी से निकलकर सीधे एक्शन पर आते हैं और बात करते हैं उन बड़े सैन्य संघर्षों की जिनका सही सीक्वेंस अक्सर हमें एग्जाम्स में फंसा देता है। अब ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना, ये उस दौर के ओवर कॉन्फिडेंस को बड़ी खूबी से दिखाता है। बीजापुर के सेनापति अब्दुल्ला भट्ट अफजल खान ने 1659 में बड़ी शान से कहा था, मैं घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को हथकड़ी डालकर गिरफ्तार करके लाऊंगा। सच में बहुत बड़ी बात थी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रतापगढ़ की उस ऐतिहासिक मुलाकात में असल में क्या हुआ था। अफजल खान का यह गुरूर ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। इन शुरुआती संघर्षों का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिमाग में बिठाना बहुत क्रूशल है। देखिए, 1669 में अफजल खान का चैप्टर क्लोज हुआ। फिर 1663 में लाल महल पर वो मशहूर रात का हमला हुआ जिसने मुगलों को हिलाकर रख दिया था और शाइस्ता खान को अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी थी। इसके ठीक अगले साल 1664 में हुई सूरत की पहली लूट। ये तीनों इवेंट्स एक के बाद एक शिवाजी की गुरिल्ला वॉरफेयर रणनीति की अचूक ताकत को साबित करते हैं। इन लगातार जीत के बाद एक ऐसा मोड़ आता है जिसने मराठा विस्तार को कुछ समय के लिए रोक दिया। हम बात कर रहे हैं 1665 की पुरंदर की संधि की। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये उन मजबूत किलों की गिनती है जो शिवाजी को मुगलों को सौंपने पड़े थे। मराठा डिफेंस स्ट्रैटेजी में किलों का कितना महत्व था, ये हम सब जानते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत बहुत बड़ा सेटबैक था। इस ट्रीटी की शर्तें बहुत ही सख्त थीं। पहला पॉइंट, 4 लाख हूण की सालाना इनकम वाले 23 किले मुगलों को देना। दूसरा, शिवाजी के पास अब सिर्फ 12 किले ही बचे थे। तीसरा, उनके बेटे संभाजी को मुगलों की तरफ से 5000 का मनसब दिया गया। और चौथा, सबसे अहम पॉइंट, मुगलों को सैन्य सहायता देना। इसी शर्त की वजह से बाद में मराठा सेनापति नेताजी पालकर को मुगलों की मदद के लिए भेजा गया था। इसे याद रखिएगा, यह पॉइंट अक्सर मिस हो जाता है। अब मिलिट्री और संधियों की बात हो गई, तो जरा इनके पॉलिटिकल सेटअप पर नजर डालते हैं, यानी अष्टप्रधान परिषद। यहां से तो सवाल बनते ही बनते हैं। अष्टप्रधान के रूल्स को लेके जो कंफ्यूजन होता है ना, उसे दूर करने का सबसे सीधा तरीका है इस मैट्रिक्स को दिमाग में स्कैन कर लेना। देखिए, बहुत सिंपल है। पेशवा होते थे प्रधानमंत्री या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, अमात्य के पास था फाइनेंस, सुमंत का काम था विदेश मंत्रालय संभालना और सचिव देखते थे रॉयल लेटर्स और पत्राचार। बस इन कीवर्ड्स को आपस में लिंक कर लीजिए, फिर एग्जाम में आप कभी नहीं उलझेंगे। लेकिन रुकिए, यहां एक ऐसा एक्सेप्शन है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट ट्रैप है। अष्टप्रधान में पंडित राव और न्यायाधीश, इन 2 मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को अपने सिविल काम के साथ साथ मिलिट्री ड्यूटीज भी निभानी पड़ती थी। सिर्फ धार्मिक और न्यायिक मंत्री इससे बाहर थे। जब आप रिवीजन करें तो इस एक्सेप्शन पर एक बड़ा सा स्टार मार्क जरूर लगा लें। चलिए अब इस क्रैश कोर्स के आखिरी लेकिन शायद सबसे स्कोरिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मराठा प्रशासन और उनकी टैक्स प्रणाली। अगर मराठा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो चौथ और सरदेशमुखी, इन 2 टर्म्स को समझना तो मस्ट है। चौथ क्या था? ये पड़ोसी या विजित राज्यों की कुल आय का 1/4।
यानी 25% हिस्सा होता था, और सरदेशमुखी इसके ऊपर लगने वाला 10% का एक हेरिडिटरी यानी वंशानुगत टैक्स था। इन दोनों का मैथ्स और इनका पर्पस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब चौथ को लेकर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पर भी इतिहासकारों की राय बटी हुई है। एमजी रानाडे जी का कहना है कि चौथ दरअसल किसी बाहरी या तीसरी शक्ति के हमलों से बचाने के लिए लिया जाने वाला एक प्रोटेक्शन मनी था। लेकिन जदुनाथ सरकार जी का एंगल बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन खुद मराठा आक्रमणों से बचने के लिए था। ये जो डिबेट है ना, ये सीधी सीधी आपके पेपर में छप सकती है, तो दोनों पहलुओं को ध्यान में रखिएगा। टैक्स सिस्टम के बाद एक नजर डालते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इस टेबल पर। इसे रटने के बजाय हायरार्की से समझिए। पाटिल का मतलब है गांव का मुखिया। कुलकर्णी वो थे जो जमीन और रेवेन्यू का पूरा हिसाब किताब रखते थे, और देशमुख का लेवल थोड़ा ऊपर था। ये सीधे जिला स्तर के अधिकारी होते थे। इस तरह से विजुलाइज करके याद करेंगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ओके, अब टाइम है एक हाई इंटेंसिटी रैपिड फायर रिवीजन का। बिना रुके इन जरूरी संधियों को उनके साल के साथ दिमाग में बैठा लीजिए। पुरंदर की संधि 1665, संगोला 1750, सालबाई 1782, बसीन 1802 और देवगांव 1803। रोज बस 10 मिनट इन तारीखों को इसी स्पीड में रिवाइज कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन आपके दिमाग में एकदम छप जाएगी। तो इस पूरे सेशन को समेटते हुए एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर मराठा साम्राज्य का उदय सिर्फ एक आकस्मिक घटना या सिर्फ एक विद्रोह का नतीजा था, तो फिर उनका इतना बारीक और शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें उनके असली ऐतिहासिक विजन के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है ना? इन फैक्ट्स और रणनीतियों को गहराई से समझने के बाद मराठा इतिहास को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।